Hello everyone, myself अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं अपचयोपचय अभिक्रियाओं के प्रारूप के बारे में, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। पिछला वीडियो जो था हमारा, उसमें जो टॉपिक था वो हमारा बाकी रह गया था, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो हम पढ़ रहे थे उस टॉपिक में, वो थर्ड टाइप की जो रेडॉक्स रिएक्शन है उनका नाम है विस्थापन अभिक्रियाएं। और विस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं, डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शंस होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होता है धातु विस्थापन, जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, और दूसरा होता है अधातु विस्थापन, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो है अपना टॉपिक, रनिंग जो टॉपिक है अपना, वो है अधातु विस्थापन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। और ये जो रिएक्शंस होती हैं, इन रिएक्शंस में होता क्या है कि हाइड्रोजन विस्थापन और ऑक्सीजन विस्थापन जैसी अभिक्रियाएं होती हैं। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शंस हैं, इनमें जो हम नेक्स्ट ले रहे हैं वो ध्यान रखेंगे कि कुछ धातुएं होती हैं जो शीतल जल के साथ, यानी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, लेकिन अम्लों में से वो करती क्या है, H2 को विस्थापित करती हैं। और ऐसी धातुएं कौन कौन सी हैं? ऐसी धातुएं हैं जिंक, मैग्नीशियम, यहाँ पे क्या है, जिंक, मैग्नीशियम, Mg, आयरन और कैडमियम। ये जो धातु मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये सभी वे धातुएं हैं जो ठंडे जल के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी, लेकिन अम्लों में से क्या करेंगी, वो H2 को विस्थापित करेंगी। तो ये जो रिएक्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं, देखिए पहले आप। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर जिंक ले लिया, जिंक जो लिया है वो क्या है, आपने लिया है सॉलिड फेज में। अब जिंक की रिएक्शन आप यहाँ पर कराएंगे किसके साथ, HCl के साथ आप कराएंगे रिएक्शन। और जब आप यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये इसके साथ यहाँ देखेंगे आप रिएक्शन करके क्या निकालेगा, ये बनाएगा ZnCl2। और साथ में क्या करेगा, ये यहाँ पर H2 गैस को रिमूव करेगा। ये जो होगा यहाँ पर, ये होगा एक्वस फॉर्म में, जलीय रूप में, और ये यहाँ पर होगा गैसियस फेज में, गैसीय रूप में। जब आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे ट्वाइस HCl। अब आप यहाँ पर इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीकरण अंक हैं, उनको आप देखें तो जो जिंक है इसमें तो होता है 0, HCl में H का तो होता है +1, Cl का होता है -1। और जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, बना है ZnCl2 में, अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये ZnCl2 है, जिंक क्लोराइड जो होता है उसमें आप देखेंगे कि जिंक का तो होता है कितना, +2, Cl का होता है -1, और जो H2 है इसका होता है 0। तो आप देखेंगे इसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन साथ हो रही हैं। तो ये क्या एक रेडॉक्स रिएक्शन है। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पर लूँगा अब मैं क्या, मैग्नीशियम। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिया, अब यहाँ लिया मैंने मैग्नीशियम, और जो मैग्नीशियम लिया है ये भी लिया है मैंने क्या, सॉलिड फेज में लिया है। अब जो मैग्नीशियम है उसकी रिएक्शन भी आप यहाँ कराएंगे किसके साथ, HCl के साथ, जो एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जब इसकी रिएक्शन आप कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो रिएक्शन जब होगी तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये यहाँ पर रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। और जो ये MgCl2 होगा, ये यहाँ पर क्या होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। और साथ में क्या निकाला है यहाँ पर, साथ में ये H2 गैस को रिमूव करेगा, ये होगा गैसेस फेज में। बैलेंस करोगे 2Cl है तो यहाँ पर आप लोगे क्या, 2HCl। ये रिएक्शन आपकी होगी बैलेंस। अगर आप इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर को देखें तो आप देखेंगे कि जो मैग्नीशियम है उसका होता है 0, HCl में H का क्या है +1, Cl का क्या है -1, और MgCl2 में अगर आप देखें Mg का क्या होता है, ये है +2, Cl का होता है कितना, -1, और जो यहाँ पर H2 है इसका है कितना, H का 0। तो ये होगी आपकी रिएक्शन मैग्नीशियम की HCl के साथ रिएक्शन, जिसमें ये क्या दे रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में क्या कर रहा है, H2 को यहाँ पे क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। इस रिएक्शन में भी आप देख रहे हैं कि क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन हो रही हैं। तो ये भी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। अब बिल्कुल सिमिलर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आयरन है उसकी रिएक्शन हम कराएंगे HCl के साथ। तो देखो मैंने यहाँ पर ये लिया, यहाँ पर नेक्स्ट ये लिया मैंने यहाँ पर Fe,
और ये जो लिया आपने Fe, ये लिया है आपने यहाँ पर सॉलिड फेज में। रिएक्शन आप बिल्कुल सेम करेंगे तो यहाँ लिया आपने क्या HCl ले लिया। जब दोनों के मध्य रिएक्शन होगी तो ये यहाँ पर देगा क्या, ये बनाएगा FeCl2 जो क्या होगा एक्वस फेज में होगा और इस रिएक्शन में भी क्या करेगा ये H2 गैस को यहाँ पर ये विस्थापित करेगा। अगर आप यहाँ पर देखें ऑक्सीडेशन नंबर को देखें तो जो आयरन है इसका होता कितना है 0 HCl में अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करें तो 2 यहाँ पे Cl हैं 2 H है तो यहाँ लगा दिया आपने ट्वाइस HCl। अब आप देखें कि H का कितना है, यहाँ पर H का है +1, Cl कितना है -1। FeCl2 में अगर आप देखें Fe का तो ये होता है +2, Cl का होता है -1 और जो यहाँ पे H2 विस्थापित हो रहा है इसका कितना है यहाँ पर 0। तो आप देखेंगे जो तीनों मैंने यहाँ पर रिएक्शन ली है इन तीनों रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि जिंक, मैग्नीशियम और ये आयरन, ये तीनों के तीनों करते क्या हैं कि ये वे धातुएं हैं जो ठंडे जल के साथ, शीतल जल के साथ रिएक्शन नहीं करती, लेकिन जब इनकी रिएक्शन हम कराते हैं अम्ल, जैसे मैंने यहाँ पर जो अम्ल लिया है वो लिया है HCl, उसके साथ ये रिएक्शन करके क्या करते हैं H2 यानी हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं। अब इसी में हम नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं कि जो हैलोजन तत्वों में कौन कौन से होते हैं हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में अगर हम बात करते हैं ऑक्सीकारक क्रियाशीलता के बारे में तो आप ध्यान रखेंगे कि जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो होगा क्या कि जो ऑक्सीकारक क्रियाशीलता होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, घटेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो क्रियाशीलता होगी वो किसकी होगी, फ्लोरीन की, थोड़ी कम क्लोरीन की और कम ब्रोमीन की, सबसे कम होगी आयोडीन की। तो जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है ऑक्सीकारक क्रियाशीलता का एक कौन सा हो जाएगा क्रम, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम है। और ये क्रम बता रहा है आपको कि जो फ्लोरीन है F2 ये अत्यधिक क्रियाशील है। अब यहाँ पर हम कुछ रिएक्शंस लिखेंगे तो यहाँ देखेंगे आप, सबसे पहले मैंने क्या किया, जो फ्लोरीन है F2, इस फ्लोरीन की रिएक्शन आप यहाँ पर कराएंगे जल के साथ। और जब फ्लोरीन जल के साथ रिएक्शन करेगा आप जानते हैं फ्लोरीन की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा है, तो ये इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये यहाँ पर क्या देगा, ये यहाँ पर बनाएगा HF और साथ में क्या करेगा O2 यानी ऑक्सीजन को ये विस्थापित करेगा। रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करेंगे तो ये लिया आपने ट्वाइस मोल, इसके भी ट्वाइस मोल और ये यहाँ पर हो जाएगा 4HF। तो जो मैंने यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी है इसमें अगर आप देखोगे आप यहाँ पर कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीजन अंक है उनके बारे में, तो F2 में फ्लोरीन का अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 0। H2O में अगर आप H का देखेंगे तो ये होगा +1। O का अगर आप देखेंगे तो ये होता है O का क्या -2। अगर आप यहाँ पर देखेंगे किसका HF में H का देखेंगे तो H का होता है +1, फ्लोरीन का होता कितना है -1 और O2 में O का अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो जो ये रिएक्शन आप देख रहे हैं इसमें अगर आप देखें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ हो रहे हैं, तो ये क्या है, यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो जो मैंने यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी है बिल्कुल सिमिलर अगली हम रिएक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लिया क्या, यहाँ पर ले लिया मैंने Cl2 ले लिया, क्लोरीन ले लिया और जो मैंने यहाँ पर ये Cl2 लिया है इस Cl2 की रिएक्शन आप यहाँ पे कराओगे रिएक्शन KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ आप यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे किसकी, क्लोरीन की। तो जब यहाँ पर ये रिएक्शन होगी तो आप देखेंगे ये क्या बनाएगा, ये इसके साथ यहाँ पर रिएक्शन करके ये क्या करेगा, ये यहाँ पर बनाएगा KCl और साथ में यहाँ पर क्या करेगा, ये Br2 को यहाँ पर ये विस्थापित करेगा। अगर आप यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करें तो इसके लोगे आप यहाँ पे ट्वाइस मोल, तो ये भी आपको 2 मोल आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर जो मैंने रिएक्शन लिखी है इस रिएक्शन में आप यहाँ पर देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, तो जो आप यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो आपको ज्ञात है कि जो क्लोरीन में Cl का जो होता है वो होगा 0, KBr में क्या होगा, K का तो होगा +1, Br का हो जाएगा -1 और जो KCl यहाँ बना हुआ है उसमें K का क्या होगा, K का होगा +1 और जो Cl है उसका हो जाएगा -1 और जो यहाँ पे बना है ब्रोमीन Br2 इसमें Br का हो जाएगा कितना 0। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी क्या हो रहा है,
ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ हो रहे हैं, तो ये भी किस प्रकार की रिएक्शन है, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इसी रिएक्शन में देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो Cl2 है ये लिया आपने यहाँ पे क्लोरीन। अब यहाँ पे KBr की जगह पर मैंने क्या ले लिया, मैंने यहाँ ले लिया Ki ले लिया, पोटेशियम आयोडाइड के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो ये यहाँ पे क्या देगा, ये यहाँ पर क्या बनाएगा, ये यहाँ पर निर्माण करेगा किसका, KCl का, और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे क्या देगा, यहाँ पर ये I2 को रिमूव करेगा। यहाँ पर जो ये बनेंगे ये तो यहाँ पर क्या होंगे, एक्वस फॉर्म में होंगे, और जो यहाँ पर बनेंगे ये क्या होंगे, सॉलिड फेज में होंगे। अब यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं इनका लिखोगे आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्लोरीन में Cl का होता है 0, Ki में K का तो होगा प्लस, I का हो जाएगा -1, KCl में K का होगा +1, Cl का हो जाएगा -1, और जो ये I2 है इसमें I का हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर जो ये दो रिएक्शन लिखी हैं इन दोनों रिएक्शन को अब आप यहाँ पे लिखेंगे आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर हम किस रूप में लिखेंगे, तो देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा मैंने यहाँ पर क्या, Cl2 फर्स्ट टेस्ट लिख रहा हूँ मैं ये वाली। यहाँ पर क्या किया, ये लिया आपने यहाँ पे क्या, Br नेगेटिव, और जो ये लिया आपने Br नेगेटिव, आप जानते हैं ये Cl2 तो क्या होगा, गैसियस फेज में होगा, और ये जो होगा यहाँ पर ये होगा एक्वस फेज में। रिएक्शन जब होगी तो देखिए आपको यहाँ मिलेगा क्या, यहाँ पर ये देगा क्या, 2 देगा Cl नेगेटिव, और ये क्या होगा यहाँ पर, ये होगा एक्वस फेज में, और साथ में यहाँ पे क्या देगा, ये यहाँ पर दे रहा क्या, Br2, ये होगा सॉलिड फेज में होगा। अगर आप यहाँ पर इसमें देखें ऑक्सीडेशन नंबर को, तो Cl2 में Cl का कितना होता है, 0, Br में आप देख रहे हैं -1 चार्ज है, तो वही हो जाएगा कितना इसका, -1। इसमें Cl पे -1 चार्ज है तो ये हो जाएगा -1 Cl का, और Br2 में क्या हो जाएगा, 0। यानी इसमें आप देखें तो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन क्या हो रही है, साथ चल रही हैं। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे अब जो ये रिएक्शन लिखी है इसको लिखूंगा मैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ लिखा मैंने क्या, Cl2 ये लिया आपने गैसियस फेज में, यहाँ पर लिया आपने क्या, अब यहाँ पर आपने ये लिया था 2 थे, तो यहाँ पे आपने 2 ही क्या लिया आपने, I नेगेटिव, ये यहाँ पर क्या होगा, ये होगा यहाँ पर एक्वस फेज में। रिएक्शन जब आप यहाँ कराओगे तो क्या देगा, ये यहाँ पर देगा 2Cl नेगेटिव, ये यहाँ पर क्या होगा, एक्वस फेज में होगा, और ये साथ में क्या देगा, I2 देगा, ये क्या होगा, सॉलिड फेज में होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्लोरीन में Cl2 का में Cl का क्या आएगा, 0, इसमें -1 चार्ज है तो I का हो जाएगा -1, यहाँ पे -1 चार्ज है तो Cl का हो जाएगा -1, और यहाँ पे I2 कितना होता है, 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मैंने रिएक्शन लिखी है इन रिएक्शन में हो क्या रहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो रहे हैं, साथ हो रहे हैं। तो ये दोनों की दोनों जो लिखी मैंने रिएक्शन, ये हो चाहे ये हो, ये क्या है कि रिडॉक्स रिएक्शन है, और ये क्या हो रहा है इनके अंदर, इनमें आप देख रहे हैं कि नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट यानी अधातु विस्थापन की क्रिया हो रही है। अब यहाँ पर हम जो चौथी जो रिडॉक्स रिएक्शन है, अपचयोपचय प्रकार की अभिक्रिया है, वो है असमानुपातन अभिक्रियाएं। और ध्यान रखेंगे आप, ये क्या है कि जो असमानुपातन अभिक्रियाएं हैं ये होती क्या हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के एक ही तत्व के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि और कमी दोनों क्या होते हैं, तो उन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, असमानुपातन अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित एक ही तत्व का ऑक्सीकरण अंक बढ़े और उसी का ही ऑक्सीकरण अंक घटे, और दोनों क्रियाएं क्या हों, साथ हों, तो ऐसी जो रिएक्शन होती हैं उनको हम कहते हैं असमानुपातन अभिक्रियाएं। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि जो ये असमानुपातन की अभिक्रियाएं हैं उनमें होता क्या है कि जो सक्रिय पदार्थ का जो एक तत्व होगा वो कम से कम 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्राप्त कर सकता है। अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि आखिर किस प्रकार से सक्रिय पदार्थ का एक तत्व 3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्राप्त करता है। चौथी बात ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन होती है
असमानुपातन अभिक्रियाएं, ये एक विशेष प्रकार की अपचयोपचय रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। और लास्ट बात ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, आनुपातिक विभाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम, आनुपातिक विभाजन। तो यहाँ हम असमानुपातन जो अभिक्रियाएं हैं इनका अगर आप यहाँ पर क्या लें, एग्जाम्पल लें, तो देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया। क्या यहाँ लिया मैंने H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड का आप लेंगे अपघटन, ये इसका एग्जाम्पल है। उसमें होगा क्या कि जिसमें होगा क्या कि जो ऑक्सीजन तत्व है, क्या होता है, ऑक्सीजन तत्व जो होता है उसका क्या होता है, उसका होता है असमानुपातन होता है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि जो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं ये असमानुपातन अभिक्रियाओं का बहुत ही जाना माना एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन, डिकम्पोजिशन। तो यहाँ देखोगे आप यहाँ पर कि जो H2O2 है उसका किस प्रकार से होगा डिकम्पोजिशन। तो देखो मैंने यहाँ पर ये लिया, सबसे पहले तो क्या लिया मैंने, ये लिया यहाँ पर H2O2 और ये जो लिया है ये आप लेंगे एक्वस फॉर्म में, जलीय रूप में। और जो यहाँ पर आपने H2O2 लिया है इसका आप यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, इसका आप यहाँ पर कराएंगे अपघटन। तो होगा क्या कि जब H2O2 का अपघटन होगा तो ये देगा क्या, यहाँ पर ये यहाँ पर देगा H2O जल, ये होगा लिक्विड फेज में, और साथ में क्या देगा ये यहाँ पर O2 देगा, और ये जो O2 होगा ये होगा गैसियस फेज में। तो यहाँ जो आप रिएक्शन देख रहे हैं इसको अगर आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया, इसके 2 मोल लिए तो यहाँ मैंने लगा दिया ट्वाइस H2O। और जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जरा चेक कीजिए रिएक्शन को। यहाँ पे 4H हो गए तो यहाँ पर भी क्या है 4H। O देखेंगे आप यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं, 2 हो गए यहाँ पर और 2 हो गए यहाँ पे, रिएक्शन आपकी होगी बैलेंस। अब जो ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है इसमें हम देखेंगे तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं को। तो यहाँ देखोगे आप हाइड्रोजन का तो होता है कितना, +1, और यहाँ जो ऑक्सीजन है आपको मैंने बताया था अपवाद के रूप में कि जो ऑक्सीजन अगर पेरोक्साइड फॉर्म में होता है वहाँ पर जो O का होता है ऑक्सीकरण कितना होता है, -1 होता है। अगर आप यहाँ पे H2O में O का देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे O का होता कितना है, -2, और यहाँ पर आप O2 का अगर देखें O का O2 में तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सक्रिय पदार्थ है कौन, H2O2 में अगर आप ध्यान से देखें जो ऑक्सीजन है उसकी 3 ऑक्सीजन अवस्थाएं आपको प्राप्त हो रही हैं। 3 कौन कौन सी, एक तो है कौन सी कितनी, -1, एक है -2, एक कितनी है 0। और यही बात आपको मैंने बताई थी कि एक तत्व कम से कम 3 ऑक्सीजन अवस्थाएं प्राप्त कर सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको बताया था कि इस रिएक्शन में होगा क्या कि जो ऑक्सीजन तत्व है उसका हो रहा है क्या, असमानुपातन। तो एक बार हम क्या कर रहे हैं, जो हाइड्रोजन है उसको यहाँ से हम कर रहे हैं नेग्लेक्ट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर मान लिया इसका इसमें हो रहा है परिवर्तन, यानी कहने का अर्थ यह है कि -1 से अगर -2 में जा रहा है तो इसका तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका तो इसमें हो रहा है क्या, रिडक्शन। यानी कहने का अर्थ यह है कि ये तो हो गया यहाँ पर क्या, अपचयन। लेकिन अगर -1 से आप देख रहे हैं, -1 से अगर ये चेंज हो रहा है किसमें, 0 में, तो इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका यहाँ पर हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। ऊपर जो लिखा है इसका तो हो जाएगा क्या, इसमें हो रहा है अपचयन, और जो यहाँ नीचे रिएक्शन लिखी है इसका यहाँ पे हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही तत्व जो है कौन, ऑक्सीजन, उसकी ऑक्सीकरण जो संख्याएं हैं उसमें वृद्धि भी हो रही है और उसमें कमी भी हो रही है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो इस ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, असमानुपातन हो रहा है
और ये जो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी है ये किस प्रकार की रिएक्शन है, ये असमानुपातन प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित एक ही तत्व की जो ऑक्सीकरण अंक है उसमें वृद्धि और कमी दोनों एक साथ होते हैं। अब यहाँ पर हम असमानुपातन जो अभिक्रियाएं हैं इसका जो सेकंड एग्जाम्पल है वो हम लेने जा रहे हैं। उसमें क्या है, फास्फोरस, सल्फर तथा क्लोरीन का आप कराएंगे क्षारीय माध्यम में असमानुपातन। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, जो फास्फोरस है वो हम यहाँ पर लेंगे किसमें, क्षारीय माध्यम में। तो देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा, फास्फोरस क्या होता है, ये होता है P4 और ये आप यहाँ लोगे सॉलिड फेज में। क्षारीय है तो यहाँ लिया आपने क्या, थ्राइस OH- और ये यहाँ जो होगा एक्वस फेज में होगा। और साथ में क्या लोगे आप यहाँ पे थ्राइस और ये लोगे आप यहाँ पे H2O, ये जो यहाँ पे जल है ये होगा लिक्विड फेज में। इनकी जब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो ये जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये रिएक्शन करके देंगे क्या, ये यहाँ पर बनाएगा क्या, PH3 फॉस्फीन देगा। और जो यहाँ पर बनाए PH3 ये यहाँ पर क्या होगा, गैसीय फेज में होगा। और साथ में यहाँ पे क्या देगा, साथ में यहाँ पर ये निर्माण करेगा H2PO2- का, तो ये हो गया H2PO2- और यहाँ पर जो ये होगा गैसियस फेज में होगा। तो ये लिखी है मैंने यहाँ पर ये रिएक्शन, और जो यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखी है इसको अगर आप यहाँ पर बैलेंस करें तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे थ्राइस, और जो ये रिएक्शन है ये रिएक्शन आपकी यहाँ पर हो जाएगी बैलेंस। अब आप देखेंगे इस रिएक्शन में जो फास्फोरस है, इस रिएक्शन में क्या होगा, फास्फोरस का होगा असमानुपातन। कैसे होगा देखिए, पहले आप जानते हैं कि जो अलोट्रॉप्स होते हैं अपर रूप होते हैं, आप P4 ग्रुप में हैं तो यहाँ जो फास्फोरस है इसका जो ऑक्सीजन अंक कितना है यहाँ पर, ये है 0। अगर आप यहाँ पे PH3 में फास्फोरस का निकालेंगे तो ये होगा कितना, ये हो जाएगा कितना, -1। और जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, जो यहाँ बना है क्या, H2PO2-। अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें जो फास्फोरस का अगर आप निकालोगे तो ये आपको यहाँ पे प्राप्त होगा कितना, +1 आपको यहाँ पर ये प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रिएक्शन लिखी है इसमें अगर ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन यहाँ पे कौन सी होगी, ये तो होगी यहाँ पे कौन सी, रिडक्शन, जिसे हम कहते हैं क्या है, इसको हम कहते हैं अपचयन। और दूसरी तरफ अगर ये चेंज हो रहा है किसमें, इसमें चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ऑक्सीकरण अंक है उसमें हो रहा है वृद्धि यहाँ पर, और यहाँ पे अगर ये इसमें चेंज हो रहा है तो इसमें क्या हो रही है, कमी। तो यहाँ ये इसमें कन्वर्ट होगा तो ये जो रिएक्शन होगी ये कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन, जिसको हम कहते हैं क्या है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो फास्फोरस है उसकी आपको यहाँ पे 3 ऑक्सीजन अवस्थाएं प्राप्त हो रही हैं, 0, -1, +1। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर ये इसमें चेंज हो रहा है तब तो ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, कमी। और ये इसमें कन्वर्ट होगा तो हो रहा है तो इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। तो ये तो क्रिया होगी अपचयन की, ये क्रिया होगी कौन सी, ऑक्सीकरण की। और यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो फास्फोरस है, फास्फोरस का क्या हो रहा है यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे इस रिएक्शन में जो फास्फोरस है उसका यहाँ पे हो क्या रहा है, असमानुपातन हो रहा है इस रिएक्शन में। तो ये जो मैंने यहाँ रिएक्शन लिखी है ये भी क्या है, यह भी एक असमानुपातन अभिक्रियाएं हैं जिसमें एक ही तत्व जो है उसके ऑक्सीजन अंक में वृद्धि और कमी दोनों हो रही हैं। जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था PH3 में यहाँ पर -1 की जगह पर जो होगा वो क्या होगा, ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा -3 होगा, क्योंकि आपको बता रखा है कि अगर आप यहाँ पे PH3 में अगर फास्फोरस का निकालेंगे तो आप जानते हैं P का हम मानते हैं क्या है, X, H यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, H का होता है +1, 3 है तो 3 से करोगे आप मल्टीप्लाई = 0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, X + 3 × 1 = 3, तो ये होगा 3 = 0।
अगर आप इसको आप करेंगे पक्षांतर तो यहाँ पर जो x का मान जो आपको यहाँ मिलेगा कितना आएगा -3। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो फास्फोरस का जो ऑक्सीकरण अंक होगा वो -3 होगा। यहाँ पर जो हो रहा है अपचयन में आप देखेंगे कि ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रहा है कमी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो रही है ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। तो जो ये रिएक्शन है यह एक असमानुपातन रिएक्शन है। अब यहाँ पर हम जो तीसरी रिएक्शन हम लेंगे असमानुपातन की, उसमें आप देखेंगे कि अभी जो लिया था वो तो था फास्फोरस। अब यहाँ पे देखो हम जो लेने जा रहे हैं वो हम लेंगे क्या, क्लोरीन जो है उसका हम कराएंगे एक क्षारीय माध्यम में असमानुपातन रिएक्शन। तो देखोगे आप यहाँ पे जो क्लोरीन है उसके एक क्षारीय माध्यम में असमानुपातन की जो रिएक्शन होगी किस प्रकार से होगी। तो जो क्लोरीन आपको ध्यान है ये होता है Cl2, और जो आप यहाँ पे क्लोरीन ले रहे हैं क्षारीय माध्यम में लिया है तो यहाँ लोगे क्या ट्वाइस, ये लिखा OH नेगेटिव। और जब यहाँ पे इनकी रिएक्शन होगी तो यहाँ देखो आपको मिलेगा क्या, ये देगा यहाँ पर ClO नेगेटिव, साथ में क्या देगा Cl माइनस देगा। और इसी रिएक्शन में आपको ये जो मिलेंगे दोनों, ये तो आपको यहाँ मिलेंगे एक्वस फेज में, और साथ में ये क्या देगा यहाँ पर H2O जल के अणु को देगा। अब जो यहाँ पे रिएक्शन में लिखी है जो आप देख रहे हैं, इस रिएक्शन में आप देखेंगे कि जो क्लोरीन है इसकी भी 3 ऑक्सीकरण, क्लोरीन जो तत्व है इसकी भी आपको 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं मिलेंगी। आप जरा ध्यान से देखिए कौन कौन सी आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो जो Cl2 है इसमें आपको ध्यान है समान एटम जुड़े हुए हैं, तो Cl2 का कितना हो जाएगा यहाँ पर Cl का 0। इसमें अगर ClO नेगेटिव में अगर आप निकालेंगे तो क्लोरीन का जो आएगा वो आएगा यहाँ पर +1, और जो Cl नेगेटिव है इसका अगर आप देखेंगे इसका यहाँ पे आएगा कितना -1 आएगा। तो आप जानते हैं यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि अगर मान लिया ये वाला इसमें चेंज हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीकरण अंक है 0 से +1 हो रहा है, तो यानी ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। और आप जानते हैं कि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि को हम कहते क्या है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, यहाँ पर तो हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। और आप देखेंगे अगर मान लिया ये कन्वर्ट हो रहा है Cl नेगेटिव में, यानी जो ऑक्सीकरण अंक है वो 0 से क्या हो रहा है -1, यानी ऑक्सीकरण अंक में क्या आ रही है कमी आ रही है। तो ये जो होगी रिएक्शन ये होगी कौन सी, ये कहलाएगी यहाँ पर रिडक्शन, जिसको हम कहते क्या है अपचयन कहते हैं। और जो यहाँ पे रिएक्शन मैंने बताई है, इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि जो क्लोरीन तत्व है उसकी 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको प्राप्त हो रही हैं, 0 +1 -1। और आप देख रहे हैं कि इसमें जो क्लोरीन तत्व है उसका ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि और कमी, दोनों जो रिएक्शन है दोनों प्रोसेस एक ही रिएक्शन में हो रहा है। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है, यह एक असमानुपातन प्रकार की अभिक्रिया है। और आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो क्लोरीन, इस रिएक्शन में जो क्लोरीन जो तत्व है, क्लोरीन तत्व का यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका हो रहा है यहाँ पर क्या असमानुपातन हो रहा है। और ये जो मैंने यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी है ये किस प्रकार की रिएक्शन है, यह भी एक असमानुपातन प्रकार की अभिक्रिया है। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं इसी टॉपिक में व्युत्क्रम आनुपातिक विभाजन के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे कि जो ये व्युत्क्रम आनुपातिक विभाजन है उसको हम डिफाइन या परिभाषित किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जब भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले अवयव आपस में संयुक्त होकर एक ही ऑक्सीकरण अवस्था वाला उत्पाद बनाएं तो उसे हम व्युत्क्रम आनुपातिक विभाजन कहते हैं। यानी होगा क्या इसके अंदर कि जो 2 भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो यहाँ पर अवयव होंगे वो आपस में जुड़ेंगे और एक ही ऑक्सीकरण अवस्था वाले उत्पाद का निर्माण करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लें तो यहाँ देखिए, अगर हम ले रहे हैं एग्जाम्पल
तो मैंने यहाँ पे देखो ये लिखा Ag+2 ले लिया, और यहाँ पर जो आपने लिया है Ag+2, आपको ध्यान है ये किस फॉर्म में होगा, यहाँ पर ये एक्वस फॉर्म में होगा। और इसके साथ आप करेंगे क्या, आप यहाँ संयुक्त करेंगे, जोड़ेंगे किसको, Ag को, और यहाँ जो आप लेने जा रहे हैं Ag, ये यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। जब ये दोनों आपस में संयुक्त हो गए तो देखो आप यहाँ पर जो मैंने लिखी है परिभाषा, जब भिन्न भिन्न, तो आप देखोगे यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी Ag+2 की, ये तो यहाँ पे कितनी होगी, इसकी तो होगी यहाँ पे +2 ऑक्सीकरण अवस्था होगी। अब आप जानते हैं यहाँ पर जो Ag मैंने लिया है ये क्या यहाँ पर मुक्त अवस्था में है, तो इसकी जो यहाँ पर होगी कितनी हो जाएगी, 0 होगी, 0 होगी ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ पर दोनों लिए हैं, दोनों कैसे लिए आपने, ये लिए आपने दोनों भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं वाले जो अवयव हैं, जब इनको अगर आप जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ के क्या देंगे, ये देंगे यहाँ पे ट्वाइस, और ये देंगे यहाँ पे Ag+ देंगे। और यहाँ पर जो Ag+ आपको मिलेगा ये भी किस फॉर्म में आपको मिलेगा, ये भी आपको यहाँ मिलेगा एक्वस फॉर्म में। लेकिन अगर आप Ag+ की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो देखें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस चार्ज है, +1 चार्ज है, तो यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था हो कितनी हो जाएगी, इसकी यहाँ पर हो कितनी, +1। तो आप देख रहे हैं इस परिभाषा के अनुसार कि जब दो भिन्न भिन्न ऑक्सीजन अवस्था वाले अवयव आपस में जोड़ रहे हैं, संयुक्त हो रहे हैं और एक ही ऑक्सीजन अवस्था वाले उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है व्युत्क्रम आनुपातिक विभाजन का। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या कि आनुपातिक जो होता है अनुपातन, उसमें एक ही ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो पदार्थ है उससे हमें भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले पदार्थ बनते हैं। क्या होता है मैंने कि असमानुपातन में एक ही ऑक्सीकरण अवस्था वाला जो पदार्थ है उससे हमें अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था वाले पदार्थ प्राप्त होते हैं। कौन सी में, असमानुपातन की क्रियाओं में। तो जो आज आपको मैंने बताया है ये हमारा टॉपिक था असमानुपातन अभिक्रियाओं के प्रारूप, यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में, रिडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में हमने बात की थी। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो 4 प्रकार की रिएक्शन होती हैं जिनमें से हम पहले बात कर चुके थे। पहली थी कौन सी, आपके योग अभिक्रियाएं, फिर आपके थी कौन सी, अपघटन अभिक्रियाएं, फिर हमने बात की विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में, और फिर हमने यहाँ पर आज हमने बात की है असमानुपातन अभिक्रियाओं के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।